देखिए भैया आप लोगों के जो है क्वेश्चन फिलहाल 3 पार्ट तक हो चुके थे। इसमें देखिए लास्ट वाले पार्ट के क्वेश्चन बचे हुए थे 2 क्वेश्चन, जरा वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे आकर के। वे क्वेश्चन क्या थे आपके, देखिए तो उसमें सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ना। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लेंगे जरा। तो देखिएगा भैया, लिखा हुआ था करा संलग्न वैद्युत परिपथ में। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत परिपथ बना लेते हैं जो परिपथ में दिया जा रहा है। ध्यान देंगे भैया, भैया कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ है फिगर। एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, ये इस तरीके से आगे में जा करके देखते रहेंगे भैया ध्यान से, है ना। फिगर ध्यान से पहले समझिएगा, तभी जो है आगे की बात समझ में आने वाली है, वरना आप समझ नहीं पाएंगे फिर। देखिएगा भैया, और ये आगे चल करके यहाँ पर फिर से जो है फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद एक एमीटर लगा हुआ है ना। उसके बाद फिर इधर चले आए हम लोग, और फिर इधर से जो है फिर धारा प्रवाहित हुई। देखिए जिस तरीके से फिगर बना रहे बस इसी बेस पर जो है आपका धारा भी जो है यही बेस पर प्रवाहित हो रही है। ध्यान दीजिएगा जरा, है ना। देखते रहिएगा भैया ध्यान से, पहले फिगर जब तक अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे आप तब तक क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है आपके। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग देखते रहेंगे। देखिए लाल क्वेश्चन है आपका ये, एक यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा हुआ है। फिर ये दोनों आगे चलने के बाद फिर से एक दूसरे से मिल गया आकर यहाँ पर, और इस तरीके से परिपथ में धारा प्रवाहित हुई। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक कुंजी भी लगी हुई है भैया, है ना। एक कुंजी लगी हुई है और साथ ही साथ एक यहाँ पर क्या लगी हुई है, तुम्हारी बैटरी लगी हुई है ना। यहीं पर एक क्या लगी हुई है, बैटरी भी लगी हुई है। ठीक, ये देखिए कुछ फिगर आपका इस तरीके से देखिए भैया दिखाई पड़ रहा होगा सामने। जहां पर आपको देखिए ये दिया जा रहा है कितना 16 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ। और अगर बात करें तो ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। और अच्छा यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है भैया, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है। ये आपका R5 हो गया, ये हो गया R6, R4 जो है ये यहाँ पर हो गया था। और इसके बाद देखिए भैया जरा ध्यान देते रहिएगा, ये आपका प्लस सिरा हो गया, ये माइनस सिरा हो गया। यहाँ से धारा निकली, इधर की ओर गई, इधर धारा गई, इधर धारा गई, इधर धारा गई, इधर होती हुई धारा चली आई। और यहाँ पर आने के बाद फिर से धारा मिल गई, वही धारा इसमें होती हुई चली आई, वही धारा यहाँ तक आई, फिर इसमें चली गई, इसमें धारा चली गई, और फिर यहाँ से फिर वही धारा मिल आकर के फिर जुड़ने के बाद फिर से चली गई धारा। तो इस तरीके से जो भैया है हमें धारा यहाँ पर दी जा रही है, देखते रहिएगा जरा। अब इन दोनों क्वेश्चन में से एक इसके साथ एक दिया जा रहा है वैद्युत मोटर वाला, ठीक। देखिए एक इसके साथ नहीं दिया जा रहा वैद्युत मोटर वाला, इन दोनों क्वेश्चनों में से करना है ना। करा था विद्युत जनित्र, मोटर में विद्युत जनित्र दिया जा रहा है, करा विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर क्या काम करता है, नामांकित चित्र बनाकर कार्य विधि समझाइए। देखिए पढ़ाया भी गया होगा आपको, वैद्युत जनित्र जो होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। और नामांकित चित्र बनाना है, तो चित्र के लिए देखिए भैया सभी को विद्युत जनित्र वाली बात सभी को पता होगी। देखिए क्या होता है, हम जरा एक बार बता दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। एक होता है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, आप लोग कहेंगे कि क्षेत्र चुंबक होता है, ठीक। उसमें जो है एक क्या किया जाता है, देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, इस तरीके से होता है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, हमने मान लिया इस तरीके से हो जाता है भैया आपका।
यहाँ पर ऐसे लगा रहता है। इसमें कुंडली को क्या किया जाता है, कुंडली को आयताकार पटलित क्रोडों से बनी हुई किसी कुंडली को जो है इसके बीच जो है घुमाया जाता है, आयताकार पटलित क्रोड होती है। और इसके बाद ये यहाँ पर आगे लगा दिया गया था। देखिए फिर यहाँ पर जो था इसको हम लोग एक वैद्युत परिपथ की सहायता से जोड़ लेते हैं, एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस बल्ब लगा देते हैं, एक यहीं पर हम लोग कुंजी भी लगा देते हैं। और इसके बाद इसको यहाँ जोड़ दिया गया था। साथ ही यहाँ पर क्या लगा दिए जाते हैं, कार्बन ब्रश लगा दिए जाते हैं, सर्पी वाले, ठीक है, इस तरीके से लगे रहते हैं। और पता है कि जब ये देखिए घूमती रहती है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछ रहा है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमें सिद्धांत पता चल गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर देखिए उसके बाद इसकी संरचना की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे इसमें एक जो है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक आयताकार पटलित तोड़ से बनी किसी कुंडली को घुमाया जाता है, जिसके घूमने से क्या होता है, कहेंगे आगे चल करके सर्पी ब्रश, कार्बन ब्रश, सर्पी वाले वगैरह लगे रहते हैं। इनसे होते फिर क्या होता है, इससे देखिए कुंडली को जैसे घुमाते हैं फिर क्या होता है, बल्ब के साथ बल्ब जलने लगता है, तो हम ये पता कर पाते हैं कि धारा उत्पन्न हो रही है या नहीं उत्पन्न हो रही है। परिपथ को बंद करेंगे तो धारा प्रवाहित होने लगती है, बस यही हम लोग देखते रहते हैं। ये कुंडली का सिरा ए बी सी डी होता है, कभी ए बी इधर होता है, कभी सी डी इधर होता है। बस देखिए सिद्धांत में और भी बात पता थी किस तरीके से क्रियाविधि थी इसकी। कहते हैं कि जब देखिए इसको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को इनके मतलब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाया जाता है, तो कुंडली जो होती है क्या इससे देखिए निकलने चुंबक से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या हो जाता है, इस कुंडली जो कुंडली लगातार घूम रही थी, एक बार प्लस सिरे पर मतलब एक बार सीधी उधर आ रहा था, एक बार ये इधर जा रहा था, इसके घूमने से ही क्या होने लगता है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जो धारा हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। बस यही था। किसके बाद विद्युत जनित्र, जनित्र का मतलब समझ रहे हो कि जनित्र किसको कहा जाता है भाई, जनरेटर। जनित्र का मतलब क्या होता है, जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बात की जा रही है, तो इसकी सहायता से क्या किया जाता है, हम लोगों को ये बात पता है सिद्धांत इसका क्या है, ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बाद में पता चल गया क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये बात फिलहाल हो गई थी किसकी, इलेक्ट्रिक जनरेटर की। वैद्युत जनित्र की बात हो गई थी। वैद्युत जनित्र आपकी बुक में बना भी होगा, एक बार उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी बात हमने बता दी कि एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके बीच एक आयताकार पटलित क्रोड को घुमाया जाता है, जिससे क्या होने लगता है, जैसे पटलित क्रोड घूमती है, घूमने के साथ साथ क्या होने लगता है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। बस हमको यही याद रखना है ना फिलहाल। और यही चीज आपको आगे चल के क्लास 12 में भी पढ़ने को मिलेगी, वहां पर आपको और भी विस्तृत तरीके से इसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल यहाँ हम लोगों को बस यही इसके बारे में लिखना है, अपनी बुक से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखिए अब आ जाते हैं मेन बात हो जाती है क्वेश्चन की बात है ना, ये क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। और याद रखिएगा इन दोनों में से हमें करना एक ही था। देखिए इसको आप करेंगे, हो सकता है आपका एक आधा नंबर कट भी जाए वैद्युत जनित्र वाले में, है ना। 7 नंबर का हमारे हिसाब से क्वेश्चन है, हो सकता है काट के 5 नंबर दे, 6 नंबर दे दे अगर आप बिल्कुल सही लिखते हैं तो। लेकिन अगर आपने जो है न्यूमेरिकल बिल्कुल सही लगा दिया है, सही क्वेश्चन कर दिया है, तो ये बात पक्की है कि इसमें भैया आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं, है ना। इसमें जो है आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो न्यूमेरिकल पर ज्यादा हमें फोकस कर लेना है। अब देखिए हम लोग जरा एक बार इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में हमें एक परिपथ मिल गया, कराता है इस वैद्युत परिपथ में क्या है, प्रतिरोध R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर जो है 30 ओम दिया जा रहा है। हमें दिया जा रहा है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 30 ओम, यानी तीनों ये जो लगे हुए 30-30 ओम के प्रतिरोध लगे हुए थे। फिर कह रहा था कि जो आपका R4 है वो कितना है, 10 ओम का है, ठीक। और आपको दिया जा रहा है कि R5 और R6 ये जो लगे हुए हैं, R5 और R6 जो लगे हुए हैं, ये आपके हो गए कितने भैया, ये हो गए हैं 1 सेकंड का 40 ओम का हो गया, ये हो गया आपका 40 ओम। प्रयुक्त बैटरी में 16 वोल्ट, ये हमें दिया जा रहा है 16 वोल्ट, ठीक। बैटरी का हमें अंतर पता चल गया 16 वोल्ट। और आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल r से लिखते हैं, वो आपको दिया जा रहा है 0 ओम है, ठीक भैया, वो 0 ओम है। फिर देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, आंतरिक प्रतिरोध वाली प्रत्येक प्रतिरोधक R1 R2 R3 R4 R5 R6 में बहने वाली धाराएं
क्रमशः धाराएं भी हमें इनमें पता है कौन कौन से हैं, I1, I2, I3, I4, I5 तथा I6 है, तथा प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3, V4, V5, V6 है। ठीक, एक सेकंड, हाँ V6 है। परिपथ में बहने वाली कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा की भी गणना कीजिए। मतलब विभवांतर की गणना करनी है और परिपथ में कुल धारा, यानी हमें निकालना क्या है, V1 निकालना है, V2, V3, V4, V5, V6, ये सब हमें निकालने हैं। अब परिपथ में बहने वाली धारा निकालनी है, परिपथ में बहने वाली कुल धारा ये हम लोगों को निकालनी है। तो इतना जो है भैया काम हम लोगों को करना है फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से सभी लोग ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। देखिए हमें एक चित्र दिखाई पड़ रहा है, उस चित्र में हम लोगों ने देखा क्या भैया, उस चित्र में हम लोगों ने देखा कि एक परिपथ बना हुआ है जिसमें हम लोगों ने देखा, देखिए R1, R2, R3 करके सब हमें इसके प्रतिरोध दिए जा रहे थे। एक 16 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। हमें सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा करके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, ये तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 जुड़े हुए हैं किसमें, हमें पता है, देखो तीनों के एक ही सिरे से जुड़े हुए हैं। जब हमने कहा था एक प्लस पर हो, एक माइनस पर, एक प्लस पर, एक माइनस, एक प्लस पर, एक माइनस पर हो, तब उस वाली कंडीशन में आपको बताया गया था, उस वाली कंडीशन में भैया क्या होता है, वो श्रेणी क्रम में होते हैं, और जब एक ही से ही जुड़ जाते हैं तो वो किस में बन जाते हैं, समांतर क्रम में बन जाते हैं। तो हमें पहले हमने कहा भाई R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में है। R1, R2, R3 जो है ये समांतर क्रम में है। अगर बताइए भैया ये अगर समांतर क्रम में है तो हमें समांतर क्रम के लिए पता रहता फार्मूला क्या, 1/r = 1/r1 + R2 + R3 हो गया। तो 1/r = देखिए R1, R2, R3 सभी 30 है, तो ये भी आ गया आपका 1/30, 1/30, 1/30। तो 1/r = ये आ गया भैया आपका कितना, 3/30। कितना आ गया भैया, 3/30 आ गया। अब जरा समझेंगे, इसको काटेंगे तो ये 10 आ गया, यानी R = आ गया 10 ओम। देखिए लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग परिपथ का कुल प्रतिरोध तो इसको हम लोग कह नहीं सकते, इसीलिए हमने इसको R' से मान लिया था, R' मान लिया। तो हमें पता है कि इन तीनों को हटा करके इसकी जगह पर जो है भैया 10 ओम का प्रतिरोध लगाया जा सकता है ना। इन तीनों को हटा करके इसकी जगह पर 10 ओम का प्रतिरोध लगाया जा सकता है। तो चित्र हमारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हुआ करके, देखिए चित्र भी बदलते चलेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग टोटल 10 ओम का लगाएंगे, ये सब ना लगा करके इसकी जगह पर 10 ओम का लगा लेंगे, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं R5 और R6 किसमें है, वो भी आपके जो है भैया श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में दिए जा रहे हैं। हमने कहा R5 तथा R6 समांतर क्रम में है। R4, R5 तथा ये जो है भैया किसमें है, तुम्हारे आपके समांतर क्रम में है। जब ये भी समांतर क्रम में हो गए तो हमने क्या कर दिया, देखिएगा इनका भी हमने तुल्य प्रतिरोध R" करके निकाला, तो ये आ जाएगा 1/r5 + 1/r6। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1/r" = ये दोनों 40-40 ओम के भैया आपको दिए जा रहे थे, है ना। ये दोनों आपको जो है 40-40 ओम के दिए जा रहे थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया करके इसको रख लिया 40, तो 1/40 हो गया, 1/40 हो गया। अब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/r" = 40 ऐसे मिलेगा, 2 हो जाएगा ऊपर, यह आ गया 20। तो R" = कितना आ गया भैया, 20 ओम आ गया। R" बराबर कितना आ गया भैया आपका, 20 ओम आ गया। अब हमने क्या देखा करके भैया, अब हमने ये देखा कि जो R" है, R" कामा R', मतलब इसको हटा करके यहाँ पर भी हम लोग इसको हटा करके सिर्फ एक लगा सकते हैं, कितने का, 20 ओम का लगा सकते हैं, ये 10 ओम का, और ये आपका R4 पहले ये लगा हुआ है इसे, ठीक। अब जरा हम लोगों को एक बार क्वेश्चन में और भी देख लेना है। देखिएगा भैया R4 आपका दिया जा रहा है क्वेश्चन में, है ना। R4 आपका दिया जा रहा है क्वेश्चन में, एक सेकंड हो जाएगा। हमने कहा R4 आपका दिया जा रहा है क्वेश्चन में
हाँ तो ठीक, हाँ R4 जो है आपका दिया जा रहा था 10 ओम। R4 भैया आपका ये 10 ओम दिया गया है, लिखा तो है, सामने भी लिखा हुआ है। R4 आपका दिया गया था 10 ओम दिया गया था, है ना। तो देखेंगे जरा एक बार, हमने कहा R डबल डैश R डैश तथा R4 किसमें हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। यानी यहाँ पर ये 10 ओम लग गया करके ये अब किसमें हो गया, श्रेणी क्रम में। तो चित्र हमारा कुछ इस तरीके से बदल गया है ना, चित्र इस तरीके से बदल गया। हमने कहा ये सभी किसमें लगे हुए हैं, आपके श्रेणी क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में है। अब यहां से हमने फिर से निकाला तुल्य प्रतिरोध, तुल्य परिपथ का निकाल लिया। हमने कहा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जिसको हमने R के बराबर मान लिया, तो R इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए क्या, R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R4। यानी ये आपका निकलेगा, देखिए कितना भैया, ये आपका निकल कर आ जाएगा क्या, आपका देखिए R डैश कितना हो गया था, अभी निकाला हमने कहीं पर, ये निकला R डैश 10 ओम, R डबल डैश 20 ओम और R4 आपको 10 ओम पहले से पता है। तो आपका जो R निकल कर आ गया 20 और 20 कितना आ गया, 40 ओम निकल कर आ गया। अब देखेंगे जरा हम लोग, देखिए भैया उधर साइड में बढ़ जाते हैं, ये हमें पता चल गया परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना मिल गया। ये सब हटा करके इसकी जगह पर 40 ओम का प्रतिरोध लगाया जा सकता है। देखिए जब हमें इस परिपथ का प्रतिरोध पता चल गया है 40 ओम, तो अब हम लोग करने वाले क्या है, जरा वो भी बात समझिएगा। एक बार देखिए इसको जरा हम लोग इधर देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, फिर एक बार अभी आपको दिखा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए जरा सेकंड रुक जाइएगा। तो हाँ देखिएगा आपका बन गया था परिपथ कुछ इस तरीके से बन गया था, और हमें ये पता था कि ये टोटल आपका लगा हुआ है 16 वोल्ट का लगा हुआ था। अच्छा अब जरा हम लोग ये निकालेंगे आगे के, सबसे पहले कि भाई परिपथ का कुल विभवांतर अगर हमें 16 वोल्ट दिया जा रहा था, V इक्वल टू आपका हो गया 16 वोल्ट, और R जो है परिपथ का कुल निकल कर आ गया था, अभी आपका कितना निकल कर आया, 40 ओम निकल कर आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या, देख लीजिएगा भैया, अब हम लोग जरा क्या निकालेंगे भाई, परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। हम लोग क्या निकालेंगे भैया, परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ना, यही तो हम लोग निकालेंगे। हमने कहा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, धारा आपका फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, V अपान R। तो I इक्वल टू V हो गया आपका, देखिए कितना 16 और R हो गया 40। इसको आप जरा सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, तो आपका I इज इक्वल टू निकल कर आने वाला है, सॉल्व कर लीजिएगा तो यह आपका आ जाएगा भैया, देखिए कितना 0.4 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। आप भाग कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पर आपको 40 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे ये आपका आ जाएगा 10, और ये आपका आ जाएगा 4 चक्कू 16, 10 है ऊपर दशमलव लगा देंगे तो 0.4 घंटे को निकल कर आ जाएगा। अब देखिए अच्छा हम लोग भैया करते क्या है, ये हमें परिपथ की धारा पता चल गई। आपसे पूछा जा रहा था भाई परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक आंसर तो हमें पता चल गया। अब देखिए आपको पूछा जा रहा था कि जो है जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं सबके सिरों पर भैया विभवांतर भी ज्ञात कीजिए। क्या करा था, सबके सिरों पर विभवांतर भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग देखिए करेंगे क्या, जो सबके सिरों पर हमें विभवांतर ज्ञात करना है, तो एक बार पहले हम लोग प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा निकाल लेते हैं। हमने क्या कहा भाई, प्रत्येक परिपथ में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, प्रवाहित धारा निकाल लेते हैं। फिर क्या करेंगे, जो है प्रत्येक प्रतिरोध में जब हमें प्रवाहित धारा पता चल जाएगी तो उसके बाद हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। तो देख लीजिएगा भैया जरा, अब हम लोग निकालने वाले हैं क्या, यहाँ से परिपथ में धारा। तो अब देखिए भैया क्या करेंगे, अब इसके बाद सभी के सिरों पर हमें विभवांतर निकाल लेना है। लेकिन याद रखेंगे बात ये कि सभी के सिरों पर श्रेणी क्रम में सभी जो है विभवांतर अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में हम लोग क्या कहेंगे भैया, विभव सब पर समान रहेगा करके। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ से कहा कि श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में समान रहता है। तो देखिए हम लोग यहां से क्या करें भाई, अगर केवल एक के भी सिरों पर निकाल लें
जो R1 पर होगा वही R2 पर होगा, वही R3 पर होगा करके। तो सबसे पहले तो बात ये आ जाती है, देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे भैया, हमने कहा देखिए हमने अभी परिपथ की टोटल धारा कितनी निकाली थी, परिपथ की टोटल धारा हम लोगों ने निकाली थी 0.4 एम्पियर। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे आकर के हमें R1 बराबर दिया जा रहा है 30, R1 बराबर दिया जा रहा है 30 ओम, है ना। और धारा जो हम लोगों की निकल कर आई थी परिपथ की धारा, वो हम लोगों की आ गई थी कितनी भैया, ये निकल कर आ गई थी हम लोगों की धारा 0.4 एम्पियर। लेकिन R1 भी था, R2 भी था, R3 भी था, ये तीनों 30 ओम दिए जा रहे थे। इसका अभी हमने निकाला था जो तुल्य प्रतिरोध निकाला था वो R डैश, वो आपका आ गया था कितना, अभी हम लोगों ने निकाला तो वो आ गया था 3/30 यानी 10 ओम आ गया था आपका, याद होगा। अब देखिए जब ये आ गया था 10 ओम तो हम लोग यहाँ से निकालने वाले हैं, देखिए क्या V1 निकालेंगे। देखिए V1 निकालेंगे तो V1 इज इक्वल टू आपका कितना निकलेगा करके, V1 इज इक्वल टू निकलेगा I और इंटू R1 का मतलब हो गया करके R डैश, पहले पूरे परिपथ का हम लोग निकाले ले रहे हैं ना। तो देखिए तो आपका आ जाएगा V1 इज इक्वल टू I हो गया 0.4 और ये आपका निकला था 10, तो ये आ गया आपका 4 ओम निकल कर आ गया। और अभी हमने कहा था कि समांतर क्रम में जो है, समांतर क्रम में भी बहुत समान रहता है, यानी समांतर क्रम में 3 जुड़े हुए थे, कौन कौन से हमारे V1 V2 और V3। तो V1 बराबर V2 बराबर V3 सभी कितने आ जाएंगे भैया, 4 वोल्ट निकल कर आ जाएगा, सभी कितने आ जाएंगे, 4 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। अब देखिए हमें V1 V2 V3 पता चल गया, अब रह जाती है बात किसकी, V4 की और V5 की। तो जरा यहाँ से भी हम लोग अगर देखेंगे आकर के, देखिए अभी आपका ये निकला था 0.4 धारा, इसमें धारा जा रही है 0.4 और हमें ये पता है प्रतिरोध इसका R4 है 10, R4 बराबर है 10 ओम और जो है इसमें धारा आई जा रही है कितनी, वो हमें पता है 0.4 एम्पियर जा रही है। तो यहाँ से अगर V4 निकालेंगे तो हमें मालूम चल गया क्या I इंटू R4, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10 यानी ये आ जाएगा आपका 4 वोल्ट आ जाएगा। तो V4 आपका आ गया 4 वोल्ट आ गया, V1 V2 V3 आ गया 4 वोल्ट। रह जाती है बात किसकी, R2 और R5 R6 में हमें निकालना है क्या, V5 और V6, ये भी दोनों बराबर आएंगे क्योंकि ये दोनों भी समांतर क्रम में जुड़े हुए थे। तो अगर यहाँ से हम लोग इसकी भी बात करें आकर के तो फार्मूला आ जाएगा क्या, I इंटू इनका तुल्य जो प्रतिरोध निकला था R डबल डैश, तो ये आ गया आपका 0.4 और वो निकला था 20। तो कुल मिलाकर के ये भी आपका कितना हो गया आकर के, देखिए गुणा करें हम लोग इससे करा देंगे तो आ जाएगा R और क्या आ जाएगा वोल्ट। तो हमें पता चल गया V5 और V6 भी आपका कितना निकल कर आ जाएगा भैया, 8 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गया और ये धारा पूछी जा रही थी। तो कुल मिलाकर के जो आपका क्वेश्चन था वो 7 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिएगा, पहले आप इधर लीजिएगा स्क्रीन शॉट, एक बार देख लेते हैं। देखिए एक बार इधर वाला स्क्रीन शॉट ले लीजिए भैया सभी लोग, ठीक, हाँ अब ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, है ना, हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए इधर वाला ले लीजिएगा एक बार, देखिए इधर वाला भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट एक बार, 1 सेकंड हो जाएगा जरा, हाँ अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। तो कुल मिलाकर के देखिए ये आपका जो है पूरा सेट एक साल हो गया है फिजिक्स का, इसी के साथ आपको केमिस्ट्री और बायो का भी सेट यहीं पर मिल जाएगा, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग 2020 का पहला सेट कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो है आप लोगों को इतना अच्छी तरीके से समझा दिया गया कि अगर आप लोग नेक्स्ट जो है मॉडल हल करेंगे, नेक्स्ट मॉडल पेपर हल करेंगे तो इन्हीं से कुछ क्वेश्चन बन करके आएंगे और अगले मॉडल पेपर जो है वो जल्दी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो जहां तक फिलहाल बात चल रही थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मतलब साइंस का पूरा एक सेट सॉल्व हो गया है और इतना ज्यादा जो है इसको अच्छे तरीके से बताया गया है कि आगे वाले सेट अगर आप लोग सॉल्व भी करेंगे तो इन्हीं सेटों से जो है आगे वाले सेट भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल आज के लिए जो है इस सेट में इतना ही रखा जाएगा। अब नेक्स्ट सेट जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा।